हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का यूनिट सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका BAS 104। तो इसके अंदर जो आपके सिलेबस हैं कुछ इस तरीके से है। और क्या कहते हैं, इसमें मैं आपको कवर कराने वाला हूँ आज इस यूनिट के अंदर जितने भी आपके 3 साल में PYQ पूछे गए EQT के थ्रू, सारे के सारे उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो जो आपका पहला टॉपिक है इसके अंदर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज आपका क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज एक तरीके से आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपको नेचर के थ्रू मिलता है या नेचर में आपके एग्जिस्ट करता है बिना ह्यूमंस के इंटरवेंशन। यानी ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि आपका कि उसमें ह्यूमन का कोई भी हाथ नहीं होता उसे जनरेट करने में या फिर उसे बनाने में। तो वो सारे रिसोर्सेज जो आपके नेचर के थ्रू अपने आप मिलते हैं आपको, वो सारे आपको कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका जो डेफिनेशन है आपका कुछ इस तरीके से कि नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो यही जो अभी आपको मैंने बताया कि जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है वो मटेरियल और सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचर में आपके एग्जिस्ट करते हैं बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के। तो जो इसके आपके जो एग्जांपल्स होता है आपके, क्या आपका वाटर है, एयर है, मिनरल हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, और जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो भी नेचर के थ्रू आपके आते हैं वो। और फिर ये नेचुरल रिसोर्सेज आपके क्यों है, मतलब कि ज्यादातर आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है आपके इसेंशियल होते हैं किस चीज के लिए? आपके सर्वाइवल के लिए। तो सर्वाइवल के लिए जैसे आपके वाटर हो गया, बिना पानी के आप रह नहीं सकते, वाटर, फूड। और जितने भी आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह है या इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट है वो ज्यादातर किस पे आपका मतलब वो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है आपके क्या कहते हैं इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है। जितने भी आपकी फैक्ट्रीज हो गए या इंडस्ट्रीज हो गए अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो उनका फॉसिल फ्यूल्स हो गए उनको चाहिए होगा अपनी मशीन्स को रन करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी उनको सारे फॉसिल फ्यूल्स चाहिए होंगे। तो इसलिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो आपके इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है डिपेंड करता है किस पे? नेचुरल रिसोर्सेज पे। फिर इसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपका ये है कि इसके अंदर हम क्या कहते हैं, क्लासीफाई, यानी कि बांट देते हैं कैटेगरी के अंदर। कुछ इनके क्राइटेरियाज होते हैं उनके बेसिस पे। तो इसमें जो पहला क्राइटेरिया आपका क्या है? बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें आपका क्या होता है? बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं? तो बायोटिक रिसोर्सेज आपके वो होते हैं जो आपके किससे आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और जो आपका अबायोटिक होते हैं वो आपके रिसोर्सेज होते हैं जो आपके आते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स से। जैसे कि आपका क्या होता है, जो आपका बायोटिक होता है, बायोटिक में आपके क्या आते हैं? प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं। और जितने भी आपके जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं एक टाइम पे क्या होता है, उन्हीं जानवरों से आते हैं जो आपके एक टाइम पे जिंदा रहते हैं। वही क्या कहते हैं, एंड में धीरे धीरे मर जाते हैं और फिर उनका जो जो भी बॉडी होती है वो धीरे जमीन के अंदर जो दब जाते हैं। कुछ टाइम बाद, सालों बाद क्या कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में। तो एक तरीके से क्या हो गया आपका रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू आपको ये मिलता है। और आपके जो अबायोटिक में होते हैं जो कि आपके नॉन लिविंग होते हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया और रॉक्स हो गया। फिर है आपका किसके बेसिस पे? रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे कैसे कि इसमें एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इसमें दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। तो आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में अपने आप ही जो होते हैं ना रिक्रिएट होते रहते हैं। मतलब आपने जैसे कभी यूज करा उसे, ये नहीं कि खत्म हो जाएगा, वो अपने आप ही द्वारा के द्वारा रीजनरेट होते रहेगा और आपके नेचर में वो फुलफिल होते रहेगा ऑटोमेटिकली। जैसे आपका जो एग्जांपल है, सनलाइट हो गया, विंड हो गया और वाटर हो गया। और आपका जो नॉन रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल में आपका क्या होता है, वो एक आपकी लिमिटेड क्वांटिटी में आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर एक बार आपने उन्हें यूज कर लिया तो उसको रीजनरेट होने में कम से कम मिलियन ईयर्स लग जाते हैं दोबारा उसको नेचर के अंदर एग्जिस्ट होने में। तो आपका सबसे जो बेस्ट है आपका जो एग्जांपल होता है वो आपके होते हैं फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और जो आपके गैसेस होते हैं। क्योंकि जो इसमें इनका जो प्रोसेस होता है ना काफी लंबा होता है इसका कन्वर्ट होने में। मतलब कि पहले जो जानवर रहेंगे वो मरेंगे, फिर उनकी जो बॉडी रहेगी दफन होएगी, बहुत टाइम बाद उनका जो धीरे धीरे सड़ गल के जो भी बॉडी होगा वो सेक्रेट करके जूसेस को फिर आपके फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होता है। फिर आपका जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका, तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका बाय स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर आपका क्या होता है? इसके अंदर आपके 3 पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो आपके रिसोर्सेज है उनको तीन तीन अलग अलग पॉइंट्स या रिजर्वर्स में इसको हमने बांट दिया। पहला क्या है आपका? पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं बट क्या कहते हैं अभी हम उन्हें करंट अपने जो भी है लाइफ स्टाइल में अपने यूज के लिए नहीं लाते हैं। वो आपके आते हैं किसमें? पोटेंशियल रिसोर्सेज। फिर आते हैं आपके क्या? एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या होता है? वो रिसोर्सेज होते हैं क्या कहते हैं जो भी आप अपने एक्चुअल लाइफ में अपने सपोर्ट के लिए या अपने यूज के लिए आप उन्हें यूज करते हैं अपनी लाइफ में, वो आपके आते हैं किसमें? एक्चुअल रिसोर्सेज में। फिर आता है आपका रिजर्वर्स। रिजर्वर्स आपके क्या होते हैं? रिजर्वर्स आपके वो क्या कहते हैं पार्ट होते हैं
जो कि आपके क्या कहते हैं, फिर आपका जो तीसरा है वो है आपका क्या, रिजर्व्स। तो रिजर्व्स आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके अभी एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर तो है, यानी कि आप डेली इसको यूज में ले रहे हैं, बट इसके हाई चांसेस रहेंगे आपके कि जो आपके फ्यूचर में जाके वो धीरे 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 आपके एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा। फिर है आपका क्या, जो आपका जो नेक्स्ट है वो आपका स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में आपका क्या होता है, वो क्या कहता है, अभी आपके मतलब नेचर में अभी भी आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट क्या कहते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी की लेस, यानी कि आपकी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे आप उनको अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी आप वो उनका यूज में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो आपके किस में अभी रख रखे हैं, उसे हमने स्टॉक्स में। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आपके कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर भी आपके मैंने इसमें 3 पॉइंट में जाके डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका पहला हो गया क्या, लोकलाइज रिसोर्सेज, फिर हो गया ऑप्टिक्यूस रिसोर्सेज, फिर एक आपका हो गया क्या, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो जो आपके लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में आपको क्या होता है, वो रिसोर्सेज होते हैं किसी एक स्पेसिफिक रीजन में ही मिलेगा आपको, मतलब कि जैसे कि इसे पर्टिकुलर रीजन है कि हाँ इस एरिया में अगर वो क्या कहते हैं आपको रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड दे रहा है आपको, नेचर के थ्रू मिल रहा है, तो सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर रीजन में मिलेगा, कहीं और अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। फिर जो आपका ऑप्टिकल रिसोर्सेज है, ऑप्टिकल रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो आपके मतलब अर्थ के ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट है वहां पे सब जगह अवेलेबल रहते हैं। तो वो आपके आते हैं किसके, ऑप्टिकस रिसोर्सेज में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका एयर हो गया, सनलाइट हो गया, रेन वाटर, जो कि आपके अर्थ के ओवरऑल पार्ट में आपको एकदम ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी भी एरिया में आपको नहीं मिलेगा। फिर है आपका क्या, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या होता है, इसमें क्या है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं किसके थ्रू, इंटरनेशनल कहते हैं, जितने भी आपके कंट्री है उनके थ्रू, यानी कि जैसे आपका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ओशन के वाटर्स हो गए। तो इससे इसके आसपास के जितने भी कंट्री रहेंगे, आपको अगर इसके वाटर का यूज करना है तो सबसे पहले आपको परमिशन लेने पड़ेंगे वहां की गवर्नमेंट के थ्रू, फिर आप क्या कहते हैं इसके यूज में आप उसके वाटर को ले सकते हैं। फिर आपके इसके जो मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है कुछ इस तरीके के है कि जो क्लासिफिकेशन है आपके नेचुरल रिसोर्सेज का, इसमें डिनोट कर रखा है, मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है। तो इसमें क्या आपका पहला इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस, फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक्स, फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका जो बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें क्या है आपका एक्चुअल और पोटेंशियल, और आपका जो ओरिजिन के बेसिस पे आपके मैंने आपको बताया था अबायोटिक और बायोटिक, यानी कि अबायोटिक आपके जितने भी हो गए कि नॉन लिविंग से जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और बायोटिक हो गए आपके जो लिविंग से मिल रहे हैं। रिन्यूएबल आपको बताया मैंने, नॉन रिन्यूएबल भी। फिर आपके पास है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, यानी कि जो ऑप्टिक्यूएस है या लोकलाइज्ड, यानी कि ऑप्टिक्यूएस आपको बताया कि क्या किस हर रीजन में आपको अर्थ के मिल जाएगा, और लोकलाइज यानी कि सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में ही आपको ये अवेलेबल होते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो इसकी अवेलेबिलिटी हम देखेंगे, कहाँ कहाँ से हमारे वाटर के रिसोर्सेज हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो आपको भी पता है कि अर्थ पे अभी जो वाटर के रिसोर्सेज है आपके जितने भी मतलब पूरे ओवरऑल और अर्थ पे है, जो आपका पानी है वो सिर्फ 3% जो है आपका क्या है, पीने लायक है। यानी पूरे ओवरऑल ओवरऑल जितने भी क्या कहते हैं अर्थ पे है, अर्थ पे वाटर है, जितना हम यूज कर सकते हैं सिर्फ 3% ही हम उनको पीने में यूज करते हैं, जो कि आपके किस फॉर्म में प्रोवाइड मतलब आपके किस फॉर्म में है, आधे से ज्यादा वो आपके ग्लेशियर के फॉर्म में है, जो कि जमे पड़े हैं, उसमें से थोड़े बहुत पानी है जो हम इसको, बाकी जो आपका 70% है वो आपका कौन सा है, आपका ओशन है। तो उनका जो वाटर है हम उनका यूज में नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जो आपका पीने वाले पानी है उनके जो रिसोर्सेज है, इसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी बता रखा है मैंने, और क्या क्या कौन कौन से रिसोर्सेज आपके वो है। तो अवेलेबिलिटी क्या है कि जो आपके ग्लोबली एंड इन इंडिया ग्राउंड वाटर रिमेन्स अ की सोर्स, यानी कि इंडिया में ज्यादातर आपने देखा होगा कि सबमर्सिबल का यूज करते हैं जिससे आप ग्राउंड वाटर का यूज कर सकते हैं अपने डेली यूजेस के लिए। तो यानी कि 80% जो आपके इंडियन की जो भी पॉपुलेशन है वो किसका यूज करती है, आपका ग्राउंड वाटर का। हाउ overuse has led to several declines. For instance, Punjab groundwater extraction reached 156.87%, exceeding recharges level। मतलब इसका ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक चीज को हद से ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा लिमिट लिमिट से भी ज्यादा आप उसे यूज करोगे तो एक टाइम ऐसा है कि वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो इसलिए मैं ये बताया गया कि जो ग्राउंड लेवल है, मतलब जो पंजाब एरिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल है, धीरे 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 वो क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। यानी कि उनमें हमें ज्यादा से ज्यादा किस चीज की ज्यादा जरूरत है, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उस एरिया में, कि हम अपने जो भी जो ग्राउंड वाटर है उसे हम रिचार्ज कर पाए, नहीं तो फिर धीरे धीरे जो रहेगा आपका क्या, ग्राउंड वाटर पूरा सूखता चला जाएगा और आपको फिर पानी की जो भी है अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम चली जाए, मतलब कमती चली जाएगी। फिर आपका क्या इसमें सोर्सेज क्या हमारे वाटर के, तो सोर्सेज हमारे सबसे जो बड़े हैं हमारे क्या, रिवर हो गया, लेक हो गया और रिजर्वर्स हो गए। ग्राउंड वाटर हो गए, ग्राउंड वाटर अभी आपको मैंने बताया कि इसमें वेल यानी कुएं खोद लो या फिर जो भी है सबमर्सिबल करा सकते हो। फिर है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, जिससे क्या कहते हैं आपके जितने भी ग्राउंड लेवल के जो पानी है वो आपका टाइम टू टाइम रिचार्ज होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वेस्ट में जाए वो पानी, इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करने है ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारे जो नेचर के जो भी है ग्राउंड वाटर के रिजर्वर्स है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे यूज में आते रहे आगे भी फ्यूचर में। फिर है आपका क्या, डिसलाइन एंड ब्रेकिस वाटर, रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर। इसमें ये आपका ये होता है कि मतलब जितने भी आपके वेस्ट वाटर होते हैं यानी कि सीवेज या जिसके भी पानी होते हैं, उनको हम एक तरीके से देखा जाए तो रिसाइकिल करें और उनको अपने रीयूज में लेकर आए, ना कि उनको मतलब बाहर ऐसे वेस्ट होने दें। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां से आप जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे इजिली। फिर आपका जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्वालिटी एक्सपेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो आपके पीने वाले पानी है उसकी क्वालिटी को हम इसके अंदर बताएंगे कि कितना, अगर उसके अंदर जो पीपीएम यानी जो उसकी मतलब एक जो पैरामीटर स्केल होता है जिससे हम पानी की प्योरिटी को नापते हैं उसे कहते हैं पीपीएम। तो उसके थ्रू हम बताएंगे कि कौन सा पानी आपके पीने लायक है कौन सा नहीं। सॉरी, पीपीएम कह रहा हूँ, टीडीएस, यानी कि टीडीएस यानी कि वाटर की टीडीएस को देखते हैं कि कितना वो आपके पीने लायक है या नहीं। तो इसका जो आपका वाटर क्वालिटी होता है ज्यादातर किस चीजों से आपकी इन्फ्लुएंस होती है, फिजिकल जितने पार्टिकल आपके होते हैं उससे, केमिकल जो भी आपके जो फैक्ट्रीज के थ्रू निकलते हैं वो, और जो बायोलॉजिकल वेस्ट्स होते हैं जो हमारे घरों में जो भी क्या कहते हैं हमारे निकलते हैं उनके थ्रू। तो इसमें क्या कहते हैं, जो मैंने पॉइंट लिखा रखा है, वाटर क्वालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। इसमें वही पॉइंट लिखा है जो कि आपको मैंने बताया कि जो आपका जो वाटर की क्वालिटी है किसके थ्रू क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होती है यानी कि खराब होता है, केमिकल, बायोलॉजिकल और आपका फिजिकल। फिर यहाँ पे क्या कहता है, जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स अगर रहेगा तो आपको क्या रहेगा एक्सेस में, यानी कि अगर आपको केमिकल पॉल्यूटेंट्स ज्यादा रहेगा, जैसे कि आपको मान लिया कि आपके पानी में फ्लोराइड की जो भी क्या कहते हैं मात्रा है बहुत ज्यादा है, तो उससे आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी, पहले तो दांत से रिलेटेड, डेंटल से, आपकी हड्डियां जो रहेंगी वीक होने लगेंगी। फिर अगर आपके पानी में आर्सेनिक ज्यादा रहेगा तो उससे आपको क्या रहेगा, क्रोनिक पॉइजनिंग होने लगेगा, मतलब उससे एक बीमारी होती है वाटर से रिलेटेड वो होने लगेगा। अगर आपके क्या कहते हैं पानी में मेटल्स की मात्रा ज्यादा है, जैसे आयरन, लेड, कैंडियम, ये सब, तो उससे आप क्या रहेगा, आपको पथरी बनने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, यानी कि आपको स्टोन जो होता है ना, किडनी स्टोन वगैरह, इन सब चीजों से ज्यादा होती हैं। फिर अगर नाइट्रेट्स रहेगा तो उसकी जो टीडीएस वगैरह में हार्डनेस वगैरह जो होगी वाटर की वो ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपके यूज के किसी लायक रहेगी नहीं। फिर क्या क्या फिर आपका क्या कि अगर जो हमारा पीने वाला पानी होता है उसको मतलब उसके लिए क्या क्या क्वालिटी उसके जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख रखा है साहब कि अगर आपको क्लीन वाटर चाहिए तो आपके लिए उसके उसके लिए क्या क्या एस्पेक्ट होने चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर क्लीन वाटर है तो वो एकदम कलरलेस होना चाहिए, यानी कि उसका एकदम पानी जो है एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ओडोरलेस यानी कि उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की स्मेल ना आए, और किसी भी हार्मफुल केमिकल कोई भी हार्मफुल केमिकल आपके पीने वाले पानी में ना हो। तो भी हम आपको कह सकते हैं जो आपका पानी है क्या है, पीने लायक। नहीं तो नहीं है। और जो आपके कॉमन पॉल्यूटेंट्स हो गए जो नेचर में आप ज्यादातर होते हैं, क्या आपके बायोलॉजिकल में क्या होता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो क्या करता है आपके डिसीजेस को कॉज करते हैं। फिर आपका क्या, केमिकल, केमिकल में जो भी आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो किसान लोग होते हैं जल्दी से फसल उगाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। जब वो पानी को उसमें क्या कहते हैं, सिंचाई के टाइम में पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो पानी हमारे सींच के कहाँ चले जाता है, ग्राउंड वाटर में, फिर वही ग्राउंड वाटर हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो फर्टिलाइजर्स हमें कम से कम यूज करना चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्टेज को हमें कम से कम क्या कहता है बाहर निकालना चाहिए, यानी कि हमारे वाटर को सेव करने के लिए उनके लिए एक अलग ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे हमारे क्या कहते हैं पानी जो भी है एकदम साफ रहे। फिजिकल में आपको जितने भी डर्ट हो गए, सैंड हो गए, प्लास्टिक, ये सब आपके पानी से एकदम फ्री होने चाहिए, तभी हम आपके पानी को क्या कह सकते हैं कि पीने लायक है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, वाटर बोर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेस। तो इसके अंदर आपका ये होता है कि हम वाटर बोर्न के अंदर हम ये बताते हैं कि पानी के थ्रू आपकी कौन कौन सी डिसीजेस आ सकते हैं, यानी कि अगर पानी आपका खराब है तो आपकी बॉडी में उससे क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इसके अंदर हम ये इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। तो वाटर बोर्न डिसीजेस क्या होता है, वाटर बोर्न डिसीजेस वो मतलब इन्फेक्शंस होते हैं जो भी हम क्या कहते हैं, जब भी हम क्या कहते हैं कंज्यूम करते हैं कोई भी पानी जिसके अंदर क्या कहते हैं बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या किसी भी तरीके का पैरासाइट उसके अंदर होता है, तो उससे जो भी पानी आपका वो पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी में जो भी क्या कहते हैं डिजीज होते हैं उसी को कहते हैं आपके वाटर बोर्न डिजीजेस। यानी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वाटर बोर्न डिजीजेस आर इन्फेक्शंस एक्वायर्ड बाय कंज्यूमिंग और
coming into contact with water contaminated by the pathogens, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और हार्मफुल केमिकल। तो वही बात है कि वाटर और वो क्या इन्फेक्शन होते हैं जो हमें क्या आते हैं जब या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो जब हम किसी भी गंदे पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे हमें क्या हो जाता है वाटर बॉर्न डिसीजेस। तो ये जो भी है आपके कंटेमिनेशन किसके थ्रू होता है इसके अंदर जो पानी के अंदर अगर आपके मिला रहेगा क्या क्लोरिया या फिर टाइफाइड हो सकता है आपको या हेपेटाइट्स डायरिया भी हो सकता है नहीं पेट वेट खराब हो सकता है आपका। ज्यादातर जो प्रिवेंटेबल किसके थ्रू होता है ट्रीटमेंट यानी आपको ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी डॉक्टर को जाकर पानी को आपको साफ रखना पड़ेगा यानी कि हाइजीन को मेंटेन रखना पड़ेगा। वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेज वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेज क्या आपका जो मतलब पानी से जो भी आप जो डिसीजेस क्रिएटेड होते हैं मतलब आपको गंदे पानी से जो भी डिसीज हो सकते हैं इसके अंदर सारे के सारे ये बताए गए हैं कि किस तरीके से आपके जो वाटर से है इंड्यूस होता है आपके डिजीजेस। यानी जो पहला है आपका क्रोनिक इलनेस फ्रॉम केमिकल एक्सपोजर यानी कि अगर आपके अंदर पानी के अंदर क्या आर्सेनिक की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी है तो आपको क्या रहेगा स्किन लेसन न्यूरोपैथी कैंसर। स्किन लेसन यानी कि आपको जो टोन रहेगी बॉडी की वो धीरे धीरे कैसे पीली पड़ने लग जाएगी। कैंसर हो सकता है वेस्क्यूलर प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। और फिर अगर नाइट्रेट रहेगा पानी के अंदर ज्यादा जा रहा है तो जब बच्चों का आपने बॉडी देखा होगा ब्लू बेबी यानी कि धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है तो आपका उस तरीके से बॉडी का जो कलर रहेगा उस तरीके में चेंज होने लगेगा। और अगर आपका कहते हैं हैवी मेटल रहेगा आपको पता ही क्या रहेगा उसमें क्रोनिक हेल्थ डिसीज हो जाएंगे आपको। और ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं स्टोन्स हो जाएंगे आपके पेटों में यानी किडनी स्टोन हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं आपको किस तरीके से हमें कंज्यूम क्या करना चाहिए हमेशा सेफ वाटर यानी कि क्लियर वाटर हमें यूज करना चाहिए। टॉपिक है वो आपका फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। यानी फ्लोराइड का मतलब क्या होता है फ्लोराइड एक तरीके का केमिकल होता है जो कि आपका अगर पानी के अंदर अगर मिलेगा तो उससे होने वाली प्रॉब्लम्स और हेल्थ इफेक्ट हम इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पानी में फ्लोराइड रहेगा तो उसका मतलब क्या रहेगा अगर एक्सेस फ्लोराइड को क्या डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस यानी कि इसके अंदर अगर आपके पानी पीने वाले पानी में एक्सेस मात्रा में अगर आपको फ्लोरिड मिलता है तो आपको उससे डेंटल रिलेटेड यानी दांतों से रिलेटेड और आपके जो स्केलेटल यानी बोन से रिलेटेड सारी बीमारियां देखने को मिलेंगी। यानी कि जो आपके दांत रहेंगे वो पीले होने लगेंगे और आपकी जो हड्डियां रहेंगी कमजोर होने लगेंगी। फिर जैसे कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपका राजस्थान और क्या कहते हैं तेलंगाना में ज्यादातर जो आपका पानी है उनमें ज्यादा से ज्यादा क्या फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है जिससे वहाँ के जो यूथ है उनके क्या कहते हैं बोन्स और टीथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है। फिर है आपका हेल्थ इफेक्ट क्या पड़ता है इसका। तो अगर इसका एक ऑप्टिमल फ्लोराइड होता है यानी कि लेवल अगर आप उस लेवल तक कंज्यूम करते हैं यानी कि अप्रोक्स 0.5 mg पर लीटर तो आपको ये प्रिवेंट करेगा टूथ यानी कि आपके दांत में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आएंगे इससे आपको ये प्रिवेंट करेगी। बट अगर ये आपको एक्सेस मात्रा में मिलती है यानी कि एक्सेस में आप लेते हैं यानी कि ग्रेटर देन 1.5 mg पर लीटर अगर आप 1.5 mg पर लीटर लेते हैं या उससे ज्यादा लेते हैं तो आपको डेंटल फ्लोरोसिस यानी कि आपके दांत गलने लगेंगे दांत खराब होने लगेंगे और उनके जो कलर है पीले पड़ने लगेंगे। और आपके जो हड्डियां रहेंगी वो जॉइंट्स में क्या स्निफिक्स यानी दर्द होने लगेंगे। जॉइंट कमजोर होगी और बोन के जो भी है डिफॉर्मेशन होगी मतलब बोन देखोगे कहीं कहीं से मुड़ने लगेंगी और फ्रैक्चर्स वगैरह बहुत इजीली हो जाएंगे यानी कि हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। तो जो आपका फ्लोराइड का जो आपका इफेक्ट पड़ता है आपके बॉडी में कुछ इस तरीके से कि आपको जो मेनली दो चीजों पे फर्क पड़ेगा आपका क्या डेंटल यानी दांत से रिलेटेड और बोन से रिलेटेड। स्पेशली जो आपके जो चिल्ड्रंस होते हैं ना उनको इन सब चीजों से बचा के रखो क्योंकि वो जो शुरू से उनके जो बोन्स वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। बट अगर अभी शुरू से उन्हें पानी के अंदर अगर फ्लोराइड मिलेगा तो उनके जो टीथ है और बोन है वो डेवलप फॉर्म मतलब जब जो डेवलपिंग पीरियड होता है उसी के टाइम पे उनकी वीक होने लगेंगी। फिर आपका क्या इसमें कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो पीपल्स हैं फ्लोरिड का मतलब जो एक्सेस होने के पानी के किस तरीके से सफर कर रहे हैं। जो इंडिया में अराउंड 62 पीपल सफर जो आपको इंडिया में है जो अराउंड 62 मिलियन जो पीपल्स है वो सफर कर रहे हैं किससे फ्लोरिसिस यानी फ्लोरिसिस बीमारी जिसके अंदर आपके डेंटल और बोन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है जिसमें से क्या आपके 6 मिलियन सिर्फ क्या है बच्चे हैं। देख सकते हैं आप इसमें 6 मिलियन बच्चे जो है ना कि जो डेवलपिंग फेज में है उनको इन सब चीजों की प्रॉब्लम देखी जा रही थी यानी कि हमारे यहाँ जो इंडिया में वाटर की जो पीने की क्या कहते हैं जो मात्रा है बहुत ही ज्यादा वार्स होती जा मतलब वेस्ट वाटर बोला जाए तो बहुत ज्यादा ही खराब होते जा रहा है पानी की क्वालिटी। तो मिटिगेशन में आपका क्या आता है मिटिगेशन में हमें वो सारी टेक्नोलॉजी या मेथड बताते हैं जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं उस वाले इफेक्ट या बीमारी को हम कम कर सकते हैं। तो हमें क्या लगता है अगर पानी के अंदर हमें अगर फ्लोरिड को कम करना है तो उसके लिए क्या पहले करना पड़ेगा डिफ्लोरिडाइजेशन। इसके अंदर आपका क्या रहेगा कि आरओ का हम यूज कर सकते हैं बोन चार फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कम्युनिटी प्लांट कर सकते हैं प्लांट उसमें लगा सकते हैं मतलब वाटर के प्लांट्स वगैरह लगाओ जिससे क्या है कि पानी को साफ कर सके।
फिर आपको क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दो बच्चों को, यानी कैल्शियम हो जिसके अंदर विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, जो कि उनको हेल्प कर सके रिकवर करने में उनके इफेक्ट से। फिर है आपका क्या, आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर। तो आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर का मतलब है कि अगर आपके पानी में आर्सेनिक है तो आपको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आर्सेनिक क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट करती है, पहले तो ये पढ़ते हैं कि आर्सेनिक से प्रॉब्लम क्या आते हैं। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग लीड टू स्किन डिसीजेस, कैंसर एंड ऑर्गन डैमेज। अगर आपके पीने वाले पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है तो आपको उससे क्या, पहले तो स्किन की डिसीजेज मिलेंगी, फिर कैंसर हो सकता है, और आपको क्या ऑर्गन, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसका जो कुछ एरियाज हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया और बांग्लादेश हो गए, वहां के पानी में ज्यादा आपको क्या देखने को मिलते हैं, आर्सेनिक। तो इसको इसके कॉज होते हैं कुछ, और इसके जो इफेक्ट होते हैं आर्सेनिक के, मैंने नीचे मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि पहला क्या है, नेचुरली लीच्ड फ्रॉम हिमालयन सेंडिमेशन एंड वॉल्केनिक जियोलॉजिकल। यानी कि ज्यादातर ये देखा जाए तो नेचुरली भी आपको ये पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में मिला जाता है। इसका क्या रहेगा आपका, कि इससे जो डिसीजेज होने के रहेंगे, किससे, स्किन से डिसीजेज रहेंगे, जिसमें कैंसर रहेगा, आपको स्किन कैंसर, ब्लैडर और किडनी का भी हो सकता है, और न्यूरोपैथी यानी कि जो वेस्कुलर डिसीजेज हो गए आपके, ज्यादातर इंटरनल डिसीजेज यानी ऑर्गन से रिलेटेड, वो ज्यादा इसमें होने के चांसेस रहते हैं। फिर जो आपको, अगर आप इस चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब इसमें ये बताया गया कि किस तरीके जो इस इंडिया में है, कितने में क्या कहते हैं वो जो आपका आर्सेनिक है पानी के अंदर पाया जाता है, और कितना इंडिया में इसको लिमिट में बताया गया है। तो जो WHO है हमारी लिमिट कर रखी है कितने, 10 यूजी पर लीटर इन 2030 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 25 स्टेट्स इन वेस्ट बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन अबाउट 70 मिलियन पीपल एट रिस्क। इसका मिटिगेशन यानी कि इसके क्या क्या हम कर सकते हैं, इसको सही करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो पहला क्या, यूज करना है अल्टरनेटिव सेफ वेल और पाइप। यानी कि अगर किसी जगह से आपको आर्सेनिक भरा हुआ पानी मिल रहा है तो आपको उसको उस जगह से पानी ना लेकर आपको अल्टरनेट कोई भी जगह, उसको जगह देखना पड़ेगा। फिर अगर आर्सेनिक रिमूवल, यानी कि उसके लिए जो भी आपके आर्सेनिक रिमूवर फिल्टर आते हैं या फिल्ट्रेशन जो भी आते हैं उनका यूज करो, ताकि आपके जो पानी है आर्सेनिक फ्री हो सके। प्रमोट करो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, जो कि अवॉइड करेगा आपका किसको, ग्राउंड वाटर के जितने भी लेवल है उसके कमते जा रहे हैं उनको अवॉइड करेगा, और आपके ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, रिचार्ज करेगा। फिर इस टॉपिक से जितने भी मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक से आपके जितने भी PYQ पूछे गए थे आपके, वो कुछ इस तरीके से है कि पहला क्वेश्चन आपका जो AQ2 में पूछा गया था, वो आपका पूछा गया था 2 मार्क्स के अंदर, कि हमें बताना है कि व्हाट इज फ्लोरोसिस, हाउ इट इज कॉज्ड, स्टेट इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। यानी कि हमें ये बताना है कि फ्लोरोसिस क्या होता है, किस तरीके से उसकी मतलब कॉज होते हैं, यानी क्या क्या वो उसको कॉज करता है, और किस तरीके से हम क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो फ्लोरोसिस होता है आपका एक तरीके का क्या करता है, बच्चों की, अगर आपके पानी में फ्लोरोसिस है तो बच्चों के दांत खराब कर देगा, टीथ खराब कर देगा, और क्या कहते हैं जो जितने भी आपके कहते चिल्ड्रन हैं उनके टीथ, बोन्स, और क्या कहते हैं धीरे धीरे उनकी बॉडी के जितने भी मतलब स्केलेटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें ना वो वीक होती जाएंगी, अगर आपके पानी में क्या है, फ्लोरोसिस है। फिर है आपका क्या, कि किस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, हाइट स्पॉट्स, यानी कि क्या क्या इसमें कॉज होता है। अगर आपके पानी के अंदर एक्सेस में फ्लोरीड है तो आपको क्या करेगा, ईयरली, धीरे धीरे ईयरली क्या करेगा आपको, टूथपेस्ट, सप्लीमेंट, बॉटल्ड और टैप वाटर, स्पेशली व्हेन टीथ आर डेवलपिंग अंडर द gums. The excess causes excess fluoride during the early years from toothpaste. Once permanent teeth appears around 8, no more fluorosis can occur. एक टाइम पे अगर आपको जब क्या कहते हैं, एक एज होती है अराउंड, जब आपके परमानेंट टीथ आ जाएंगे तो आपको जो फ्लोरोसिस की जो वो रहेगी, एक बार आने के बाद क्या बंद हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसके यूज करना में, क्या सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड, हमें बहुत कम मात्रा में क्या कहते हैं फ्लोराइड का यूज करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा कि हमारे पानी में जो फ्लोराइड की मात्रा है वो कम है कि नहीं। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपका पूछा गया था 7 मार्क्स के अंदर, वो भी आपके 2022-23 में आया था EQ2 के। तो ये था क्वेश्चन आपका इस तरीके से कि गिव सुटेबल एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कॉज इफेक्ट एंड रेमेडीज ऑफ वाटर बोर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेस। तो ये मैंने आपको टॉपिक अभी ऊपर ही पूरा एकदम अच्छे से समझा दिया था, तो आई होप ये आपको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको इससे रिलेटेड सारे भी जितने भी पॉइंट्स है समझ आ जाएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7 मार्क्स में पूछा गया था, वो भी 2023-24 में पूछा गया था। तो उसमें ये पूछा गया था, व्हाट आर द जनरल इफेक्ट हेल्थ इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड, एक्सप्लेन द हेल्थ ऑफ सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये भी मैंने आपको क्या कहते हैं करवा रखा है ऊपर, वो भी आप एक बार पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
फिर आपका पूछा गया था एक 7 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन जो कि आपका आया था 2023-24 में। वो था आपका व्हाट आर सम टाइप ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेस, हाउ टू अवॉइड वाटर रिलेटेड डिसीजेस। ये भी उसी में आता था। इसमें अभी जो ऊपर वाला भी क्वेश्चन आपने पढ़ा कि वाटर बोर और वाटर बोर डिसीजेस उसी तरीके से सेम है, तो आप ऊपर ये अभी आपने पढ़ाई होगा कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस जो कि आपका 2 मार्क्स में आया था, ये भी मैंने आपको बता दिया है अभी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है आपका व्हाट आर द की पैरामीटर यूज टू एक्सेस वाटर क्वालिटी। एसेस वाटर क्वालिटी यानी वाटर क्वालिटी को हम कैसे माप सकते हैं या पता कर सकते हैं, उसके लिए जो भी पैरामीटर्स हैं हमें वो बताने हैं। ये भी मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं, आपको 7 मार्क्स में पूछा गया था 2024-25 में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से जो आपको 7 मार्क्स में आया था, जो कि आपको 2024-25 में आया था कि व्हाट आर द की पैरामीटर यूज टू एक्सेस वाटर क्वालिटी, व्हाट आर द मेजर रिसोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अच्छा, मैंने क्वेश्चन कराया, मतलब इसका आंसर नहीं था, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखवा दिया अच्छे से, जिससे आप इसे 7 मार्क्स में आपने इजिली लिख सकते हो। तो इसमें पहले क्या पूछा गया था कि की पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे। तो पहले इसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं फिजिकल पैरामीटर्स, फिर देखते हैं हम केमिकल पैरामीटर्स, फिर देखते हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। यानी कि हम इसमें 3 पैरामीटर्स देखते हैं। कौन कौन से? फिजिकल देखते हैं, और एक देखते हैं फिर केमिकल, फिर एक देखते हैं बायोलॉजिकल। तो जो आपका फिजिकल रहता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं टेम्परेचर, कि टेम्परेचर्स के थ्रू जो भी आपका ऑक्सीजन है या वाटर है, जो बनने में जो प्रोसेस लगता है उस तरीके से हो रहा है कि डिजोल्वेशन में हो रहा है कि नहीं। फिर हम देखते हैं टर्बिडिटी यानी क्लाउडीनेस, ये हमें ये इंडिकेट कर दे जो पार्टिकल है आपका, वो आपके जो उसके अंदर वाटर के अंदर अवेलेबल है हमारे सेफ है पीने के लिए या नहीं। फिर आता है आपका कलर, टेस्ट और ओडोर, यानी कि पानी का कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, फिर इसमें से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। फिर आपका आता है क्या, टोटल डिजोल्व सॉलिड यानी टीडीएस, इसकी फुल फॉर्म है आपकी क्या, टोटल डिजोल्व सॉलिड। तो इसमें ये देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो एक लिमिटेड वे में है, यानी जो हमारे डब्ल्यूएचओ के थ्रू हमें बताया गया है। फिर है आपका क्या, केमिकल पैरामीटर्स। तो केमिकल पैरामीटर्स में क्या होता है, जो आपकी पीएच वैल्यू होनी चाहिए वाटर की, जो इंश्योर की गई है आपकी 6.5 से लेके 8.5 तक है, जो कि आपको नॉट टू बी एसिडिक और ना ही एल्कलाइन, यानी कि पीने लायक जो इसके बीच में ही होनी चाहिए। इससे अगर ऊपर नीचे होता है तो वो जो पानी है या तो एसिडिक रहेगा या तो वो एल्कलाइन रहेगा। फिर जो आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन है यानी डीओ है, एंड ऑक्सीजन डिमांडेड यानी जो भी ऑक्सीजन की आपकी डिमांडेड है उसी उसी रेशियो में हो जितनी आपकी जरूरत है। फिर उसकी पानी की क्या हार्डनेस देखो, कि वाटर की जो हार्डनेस है उसके अंदर जो क्लोराइड की या मैग्नीशियम की जितने भी जो केमिकल है वो उस अमाउंट में है जिस अमाउंट हम उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। अगर उससे एक्सेस में है तो आप उसे अवॉइड ही करें पीने के लिए। फिर है आपका क्या, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में आपको कुछ ये तरीके से होते हैं, सिंपल है इसमें कि हमें बस ये देखना है कि कोई आपको उसमें वायरस, बैक्टीरिया या जो भी आपके प्रोटोजोआ वगैरह आते हैं वो आपके पानी में उसके अंदर ना हो, मतलब पीने के उसमें हो, तभी आप उसे पिए, नहीं तो फिर उसे आप अवॉइड ही करें पीना। नहीं तो आपको उससे क्या रहेगा, आपको वाटर बोर्ड डिसीज, वाटर डिसीजेज होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे। फिर इसके जो मेजर सोर्सेज थे हमारे वाटर रिसोर्सेज के वो इस तरीके से थे। वाटर सोर्सेज के जो वाटर पॉल्यूटेंट्स यानी कि जो पानी को हम पॉल्यूट करते हैं तो उसके कुछ कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, पहला हो गया हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिर हो गया हमारा एग्रीकल्चर रन ऑफ, फिर हमारा हो गया डोमेस्टिक सीवेज, फिर हमारा हो गया प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट। तो ये सारे जो भी एग्जांपल है, आप इसको नाम से पता चला होगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, जितने भी टॉक्सिन्स वाटर या केमिकल वगैरह हमारे फैक्ट्रीज से निकलते हैं वो सीधे जाके हमारे किससे मिल जाते हैं, हमारे समुद्र या नदी में जितने पानी होते हैं उससे। तो वही इनडायरेक्टली हमारे पानी को ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हमारे पानी को पूरा का पूरा पॉल्यूट कर देते हैं। फिर आपका क्या, एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ में यही होता है कि जो भी आप फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह, वो आपके पानी में मिल जाता है, जो कि आपके जाके ग्राउंड वाटर में, और फिर उसी ग्राउंड वाटर को वो पॉल्यूट कर देता है। फिर है आपका डोमेस्टिक सीवेज यानी जो घर से निकलने वाले जितने भी होते हैं, नहाने वाला पानी या जो आप खाने बनाते टाइम खाने को साफ करने के लिए जब पानी का यूज करते हैं, वही जाके आपके फिर पानी के वाटर बॉडी में मिल जाता है और आपकी पूरी पानी की क्वालिटी को वो खराब कर देता है। फिर आपका प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट। तो आपको नॉर्मली जो आपको प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, आपको पता है कि उसको रिसाइकिल होने में बहुत ज़्यादा टाइम, सॉरी रिसाइकिल करा, डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी वो पानी की क्वालिटी को बहुत ही बुरी तरीके से आपको पॉल्यूट करने में हेल्प करता है। तो प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप उन्हें अवॉइड ही करें यूज़ करना। फिर है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मिनरल रिसोर्सेज। यानी कि मिनरल रिसोर्सेज आपको क्या पता चला है कि मिनरल रिसोर्सेज होते क्या हैं।
तो आपको जो मिनरल रिसोर्सेज बेसिकली वो होते हैं एक तरीके से सॉलिड मटेरियल्स या ओर्स होते हैं जो कि आपको कहाँ अर्थ से मिलते हैं, यानी कि जब हम उनकी अर्थ में डिगिंग करते हैं या माइनिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारा मिनरल रिसोर्सेज। क्योंकि डेफिनेशन क्या है आपका, नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल्स या ओर्स इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच वैल्यूएबल मिनरल्स कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। तो जो आपका नेचुरल क्या कहते हैं, अकरिंग सॉलिड मटेरियल्स होता है जो कि आपके अर्थ के अंदर हमें मिलता है, उसी को कहते हैं हम क्या, मिनरल रिसोर्सेज। तो इसके जो टाइप्स होते हैं आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल्स, एक होता है हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक में आपको नाम से पता चल रहा है क्या, आयरन कॉपर गोल्ड जितने भी आपके आते हैं सिल्वर वगैरह, वो सारे आपके आते हैं मेटेलिक्स में। और जो आपके नॉन मेटेलिक्स हो गए आपके जैसे चूना लाइम स्टोन हो गया जिप्सम हो गया कोल हो गया, वो सारे आपके किसमें आ जाता है, नॉन मेटेलिक में। तो इसके प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब कि अगर हम मिनरल्स को आप निकालते हैं तो इसके प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आप ओवर माइनिंग कर देते हैं, ओवर माइनिंग कर देते हैं जिसके चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे जो आपका इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो जाता है, हैबिटेट जितने भी, जैसे मान लो जमीन के अंदर कोई जानवर रह रहा हो खरगोश वगैरह, उनकी जो जगह होते हैं उनकी मतलब लॉस हो जाते हैं उनके रहने की जगह, और हमारे जो नेचर है वो भी क्या हो जाता है, हमारा पोल्यूट हो जाता है। फिर आपका आता है क्या, मटेरियल साइकिल। मटेरियल साइकिल को हम एक तरीके से बोलते हैं बायोलॉजिक बायो बायो जियोकेमिकल साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। तो आपका मटेरियल साइकिल में क्या होता है, मटेरियल साइकिल आपका एक तरीके से वो साइकिल होता है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, जो मूवमेंट होता है हमारे जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स के अर्थ के ऊपर, यानी कि पूरे अर्थ के ओवरऑल सराउंडिंग या इन्वायरमेंट में, इसके अंदर हम वो सारी चीजें डिनोट करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है क्या है इसके अंदर, दिस साइकिल शोज द इसेंशियल एलिमेंट मूव थ्रू द अर्थ। जैसे आपका सोयल हो गया, रॉक हो गया, लिविंग थिंग्स एंड द एटमोसफेयर। तो नेचुरल प्रोसेस दैट रिसाइकिल इसेंशियल एलिमेंट सी एंड एस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। तो आपके जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं या जो साइकिल्स होते हैं उसके अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, और आपका एक सल्फर साइकिल होगा। तो इन्हीं सब चीजों का जो मूवमेंट होता है आपके इन्हीं सब मटेरियल का आपके इन्वायरमेंट में, उसी को कहते हैं आपका क्या, मटेरियल साइकिल। पहला जो आपके जितने भी मटेरियल साइकिल का जो पहला है वो आपका है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या होता है, कार्बन साइकिल में जितने भी क्या कहते हैं आपके अर्थ पे कार्बन की जो सर्कुलेशन है, इसके अंदर हम इसके अंदर सारी चीज में डिनोट करते हैं। यानी कि जितने भी कार्बन आपके जो जैसे आपके गैस से निकलते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो आप CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेके CO2 छोड़ते हैं, प्लांट उनका यूज करती है। तो सारे के सारे जो भी इसमें क्या कहते हैं आपके यूजेस ऑफ कार्बन या जो सर्कुलेशन ऑफ कार्बन है आपके अर्थ के ऊपर, इसके अंदर हम इसमें सब कुछ दिखाते हैं या इसलिए आपको पूरा का पूरा डिनोट करता है। तो जो आपको कार्बन साइकिल क्या होता है, तो कार्बन साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो आपको कार्बन कंपाउंड होता है ना, वो इंटरचेंज होना, या पूरे जो आपके बायोस्फीयर में या जितने भी आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया या अर्थ के जितने भी सरफेस है उसके अंदर क्या कहते हैं, जो मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो रोटेट होते रहते हैं, उन्हीं सब चीजों को इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें बताते हैं। तो इसमें कार्बन जो डेफिनेशन है इसकी कुछ इस तरीके से, कार्बन साइकिल इज द प्रोसेस वेयर कार्बन कंपाउंड्स आर इंटरचेंज अमंग बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, पेडोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। इसमें जितने भी क्या कहते हैं इंटरचेंज होता है हमारे कार्बन कंपाउंड्स का इन सारे एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट के अंदर, उसी को हम कहते हैं कार्बन साइकिल। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारा कार्बन साइकिल, तो कार्बन का साइकिल जो हमारा एक तरीके से देखा जाए तो जो है बैकबोन की तरह हमारा हेल्प करता है किसको, लाइफ के अंदर, प्लांट्स को, एनिमल्स को और फ्यूल्स के अंदर। जिसके कुछ क्या कहते हैं स्टेप्स हैं जो कार्बन साइकिल के अंदर, पहला क्या है इसमें, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि आपको हेल्प करता है प्लांट को, मतलब आपको नहीं, प्लांट्स को हेल्प करता है क्या, फूड बनाने के अंदर। तो फोटोसिंथेटिक वही प्रोसेस है जिसके अंदर CO2 का यूज करके जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं अपने लिए, और और क्या कहते हैं ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। फिर है आपका क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में आप जब क्या कहते हैं ऑक्सीजन को आप क्या कहते हैं सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन के फॉर्म में लेते हैं, जब उसे रिलीज करते हैं तो आप किसके फॉर्म में रिलीज करते हैं, CO2 के फॉर्म में। तो इस तरीके से भी आपका एक सर्कुलेट होता है। फिर आता है क्या, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन आपका क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो डेड डिकेइंग मैटर होता है ना, वो धीरे धीरे बैक्टीरिया उसे खाते हैं और सड़ा गला के उसे क्या पूरा का पूरा डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। तो उस प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करता है क्या, CO2, यानी कि CO2 उसके थ्रू भी आपकी निकलता है। जब जो आपके जो मटेरियल रहेंगे वो मरेंगे धीरे धीरे, जब गलने लगेंगे, जब बैक्टीरिया के साथ वर्क करेगी उसे सड़ाने में, तो उसके साथ उससे क्या रहेगा, CO2 से भी जनरेट होगा। फिर आता है आपका क्या, फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल जब आपका उसे जब भी आप बर्न करेंगे तो उसके थ्रू जो भी आएगा गैस रहेगा, हमेशा क्या निकलेगा, आपका CO2 ही निकलेगा, चाहे जितना भी आप क्या कहते हैं कोई सा भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करें उसके अंदर CO2 निकलना कंपलसरी है। तो जिसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं क्या कहते हैं कार्बन साइकिल के अंदर, कुछ इस तरीके से, पहला क्या आपका, कार्बन एंटर्स द एटमोस्फेयर एज CO2। जो आपका कार्बन होता है वो कौन सी फॉर्म में आप एंटर करता है एटमोस्फेयर में, CO2 के फॉर्म में आपका एंटर करेगा एटमोस्फेयर में।
फिर CO2 इज एब्जॉर्ब बाय ऑटोट्रॉप्स सच एज ग्रीन प्लांट्स। तो जो आपका जो CO2 रहेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो आपका एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके थ्रू? प्लांट्स के थ्रू। जो क्या प्लांट्स यूज करेंगे किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर एनिमल क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे प्लांट को, देयर बाय इंटरकॉर्पोरेटिंग कार्बन इनटू देयर सिस्टम, जिसके थ्रू उसके अंदर जो कार्बन जो है उसके उनके सिस्टम के अंदर इंटरचेंज हो जाएंगे। फिर क्या है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स डाइज, देयर बॉडीज डिकम्पोज एंड कार्बन इज री एब्जॉर्ब बैक इनटू द एटमोसफियर। तो जो कार्बन वो पेड़ को या उसको खाने के बाद जब वो लेते हैं वही कार्बन बाद में क्या हो जाता है? जब वो मरते हैं तो उनकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है और वही कार्बन फिर धीरे धीरे री एब्जॉर्ब हो जाता है नेचर के थ्रू या एटमोसफियर के थ्रू वापस चला जाता है वहीं पे। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ कार्बन साइकिल, यानी कि कार्बन साइकिल के कितने टाइप्स होते हैं? तो कार्बन साइकिल के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में आपका नाम से पता चल रहा है, शॉर्ट टर्म में वो होते हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं जो आपके जो पीरियड होता है टाइम, मतलब साइकिल का जो पीरियड होता है या जो प्रोसेस होता है उसका शॉर्ट पीरियड होता है हमेशा। तो और जो लॉन्ग रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा? बहुत ज्यादा टाइम लेगा, क्या कहते हैं अगर होने में 1000 ईयर्स ले लेगा या फिर पूरा का पूरा मिलियन ईयर्स में भी वो ले लेता है। तो जो इसकी डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म की कुछ इस तरीके से है, दिस टाइप अकर्स व्हेन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नेम्ड एज सच बिकॉज इट it takes just day, month or year of carbon to flow across the various carbon रिजर्वर। यानी कि एक कार्बन रिजर्वर से दूसरे कार्बन रिजर्वर पे इसको क्या कहते हैं रोटेट होने के लिए या फिर क्या कहते हैं रीच आउट करने के लिए पूरा एक प्रोसेस जो होल प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है एकदम ही कम लगता है, यानी कि एक दिन का भी हो गया, एक महीने का भी और एक साल का भी हो गया। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है इसके अंदर आपका रहेगा कि एक रिजर्वर से दूसरे रिजर्वर यानी कि एक पूरे प्रोसेस को उसको कंप्लीट करने में कम से कम क्या लगता है? 1000 ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि सालों साल लग जाते हैं, तभी वो जाके पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो कार्बन का प्रोसेस है कार्बन साइकिल एकदम समझ आया होगा अच्छे से। तो जो आपका नेक्स्ट क्या क्या साइकिल है वो है आपका क्या? नाइट्रोजन साइकिल। तो कुछ नाइट्रोजन साइकिल का आप इसमें क्या कहते हैं डायग्राम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। इसमें क्या है नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में आपका रहेगा, जो कि क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका हेल्प करता है। फिर आपका क्या रहेगा? वो अर्थ में जाएगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, बैक्टीरिया जाएगा उसके थ्रू। फिर आपका क्या कहते हैं वही बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस वगैरह होते होते जितने भी है जो रूट्स में जो रहेंगे ना इसके अंदर बैक्टीरिया, वो हेल्प करता है किसको? नाइट्रिफिकेशन के अंदर। इसके साथ होने के बाद फिर वो धीरे धीरे फिर वही फॉर्म में आ जाएगा दोबारा N2 के फॉर्म में। फिर वही सेम प्रोसेस वो बार 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 वही वही करते रहेगा। तो जो आपका नाइट्रोजन की डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से कि नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म द inert nitrogen present in the atmosphere to a more usable form from living organism। तो नाइट्रोजन साइकिल एक तरीके का आपका जो क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं वो ट्रांसफॉर्म करता है नाइट्रोजन को उस फॉर्म में ताकि वो जो मतलब किसी भी बायोलॉजिकल बैक्टीरिया हो गया या किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज करके उस जो आपके नेचर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन उसको वो कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्म में कि आप उसे अपने यूज में ले सके। यानी कि नाइट्रोजन साइकिल वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या कहते हैं जो आपका नाइट्रोजन होता है, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन आप उसे डायरेक्ट अपने यूज में नहीं ले सकते हैं। तो आप किसी भी माइक्रो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प लेकर उस नाइट्रोजन को अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही कहलाता है आपका नाइट्रोजन साइकिल। यानी पूरे जो प्रोसेस होता है वो सारा किसमें आता है? आपका नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आता है। तो जो आपके नाइट्रोजन साइकिल होते हैं उसके कुछ स्टेट्स भी होते हैं, जैसे पहला क्या आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहला स्टेट जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो इसके अंदर क्या होता है जो N2 गैस होता है एयर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? यूजेबल फॉर्म, जिसको कहते हैं क्या? अमीनियो। अमीनियो यानी NH3, अमीनियो यानी NH3। तो ये किसके थ्रू किया जाता है? एक राइजोबियम क्या कहता है ये बैक्टीरिया होता है, ज्यादातर किसमें होता है जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं ना वहां पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो राइजोबियम आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपकी हेल्प करता है आपके नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में आपके किसमें? यूजेबल फॉर्म में। फिर आपका जो नेक्स्ट आपका है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? तो नाइट्रिफिकेशन में जो आपके जो सोयल्स होते हैं जो बैक्टीरिया होता है ना जो अमीनो एसिड को चेंज कर देता है उसको अमीनो एसिड को चेंज करता है किसमें? N2O में। फिर N2O को चेंज कर देता है किसमें? एन NO3 में। डन इन टू स्टेप्स बाय बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोजम्स एंड नाइट्रोबैक्टर मेकिंग नाइट्रोजन प्लांट एक्सेसिबल। यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं जो नाइट्रोजन होता है ना वो प्लांट्स के थ्रू यूज हो पाए उस फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है क्या आपका नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपका क्या है? एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं ना वो सोकअप कर लेते हैं नाइट्रोजन को, यानी कि जो जिस नाइट्रोजन को आपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट तो कर दिया, अब उस यूजेबल फॉर्म को जो नाइट्रोजन मतलब प्लांट्स होते हैं उनको सोइल्स के थ्रू अपने मतलब जो जड़ें होती हैं उसके थ्रू क्या सोक कर लेते हैं यानी अपने यूज में ले लेती हैं। फिर इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? एनिमल देन ईट प्लांट यूजिंग नाइट्रोजन टू बिल्ड देयर ऑन प्रोटीन।
फिर इसमें क्या करते हैं, एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं प्लांट्स का यूज करते हैं। एनिमल देन ईट्स प्लांट, जो एनिमल्स प्लांट्स को खा जाते हैं, जो नाइट्रोजन होता है ना वो वही यूज करते हैं अपने प्रोटीन को बनाने में। मतलब जो भी हम नाइट्रोजन को उस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके जब सोयल उसे अपने अंदर लेता है, और उस सोयल के थ्रू फिर जहाँ पे जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को लेता है, वही हेल्प करता है आपको प्लांट के प्रोटीन की सिंथेसाइसिस प्रोसेस में, यानी कि बनने की प्रोसेस में। फिर आपका आता है क्या, अमीनोफिकेशन, यानी कि इसमें आता है मिनरलाइजेशन। अमीनोफिकेशन को कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन प्लांट्स या एनिमल डाइस और एक्सक्रिएट वेस्ट, डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया फंगी ब्रेक इट डाउन इनटू अमीनो रिटर्न नाइट्रोजन टू द सोयल। जब भी क्या कहते हैं कोई वो प्लांट या एनिमल जिसने भी क्या कहते हैं आपका नाइट्रोजन को यूज करा है, वो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, तो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, अमीनो के अंदर। फिर वही वापस अमीनो क्या कहते हैं कन्वर्ट किस में हो जाता है आपका, नाइट्रोजन में, और फिर वही चला जाता है आपका किसमें, सोयल में। फिर है आपका जो नेक्स्ट इसमें लास्ट जो आपका स्टेप है वो है आपका डी नाइट्रिफिकेशन। तो डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो डी नाइट्रिफिकेशन के अंदर इन ऑक्सीजन पुअर यानी वाटर लॉग्ड सोयल, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू N2 गैस, सेंडिंग नाइट्रोजन बैक टू द एटमोस्फेयर। तो डीनाइट्रिफिकेशन में कुछ नहीं होता, वही प्रोसेस है जिसके अंदर आपका जो भी आपने नाइट्रोजन को पहले तो आपने शुरू में क्या करता नाइट्रेट में कन्वर्ट करा था, यानी कि जिसको आप प्लांट यूज कर सके। तो इस प्रोसेस में ये होता है कि जो आपका नाइट्रेट्स होता है वो द्वारा का द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2 में। और वही N2 फिर आपका किस में चला जाता है, आपका नेचर में द्वारा का द्वारा उस फॉर्म में आपको चला जाता है। यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपने जो भी क्या कहता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करा है, वो नाइट्रेट आपका दोबारा से किस में चेंज हो जाए, नाइट्रोजन में, और जाके आपके एटमोस्फेयर में उसी फॉर्म में वापस चला जाए। ये आपका पूरा का पूरा इसमें प्रोसेस होता है नाइट्रोजन साइकिल का। फिर है आपका कि इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल आपके किस चीज में या क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एनेबल करता है क्या, प्लांट्स की ग्रोथ में, एनिमल्स की ग्रोथ में, जो नाइट्रो एनेबल करता है किसमें, यानी कि आपको हेल्प करता है एक तरीके से प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ में, जिसमें कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को उसके यूजेबल फॉर्म में। फिर ये क्या कहते हैं, सोयल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। जो लीकेज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम फर्टिलाइजर कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, एल्गेई ब्लूम एंड ग्रीन हाउस गैसेज। ये 3 पॉइंट जो है आपके इसमें बता रखा है कि हमारे लिए नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन साइकिल का है, क्यों हमारे नेचर के लिए इसेंशियल है। अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हो तो आप जाइए कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिर है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, आपका सल्फर साइकिल। तो सल्फर साइकिल क्या है, एक तरीके से ये भी आपका एक एलिमेंट साइकिल का ही पार्ट है, जिसके अंदर क्या करते हैं, आपका जो सल्फर आपके नेचर में प्रेजेंट होता है, वो पूरे के पूरे जो भी नेचर में किस तरीके से रोटेट करेगा, पूरा का पूरा बताता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर बैक टू नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में वो पहले था। तो इसमें भी क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, फिर आता है आपका एसिमिलेटरी रिडक्शन, फिर आता है आपका मिनरलाइजेशन, फिर आता है आपका दोबारा से क्या, ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो 5 स्टेप्स हैं वो अभी हम आपको नीचे पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से आपका जो सल्फर साइकिल है वर्क करता है नेचर के अंदर। ऊपर पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ। तो द सल्फर साइकिल इज अ बायोलॉजिकल साइकिल वेयर सल्फर मूव्स थ्रू द रॉक, सोयल, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एटमोस्फेयर। तो कुछ नहीं, इस डेफिनेशन में बस यही बताया गया कि जो आपका सल्फर साइकिल एक बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्या कहता है आपका साइकिल है, जिसमें क्या होता है जो आपका सल्फर है वही मूव करता है, क्या कहता है, एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फिर तीसरे स्टेट में, फिर वापस उसी सल्फर वाले फॉर्म में आ जाता है। यही आपका कहलाता है क्या, सल्फर साइकिल। अब इसके सल्फर साइकिल के कुछ कहते हैं जो टाइप्स हैं वो पढ़, मतलब सल्फर साइकिल होता क्या, उस तरीके को अच्छे से हम इसे अब पढ़ने वाले हैं। तो पहला इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, तो सल्फर साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। इट इज अ येलो brittle tasteless odor non-metal. Sulfur is present in all kind of protein. Plant directly absorb sulfur containing amino acids such as methionine, cysteine and cysteine। तो इसमें ये बताया गया कि जो आपका सल्फर है, एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा एबेंडेंट एलिमेंट अर्थ पे जो है वो आपका क्या है, सल्फर है। यानी कि इसका जो आपको बताया जाए कि इसका कैरेक्टर्स कैसे हैं, यानी येलो कलर में होता है, ब्रिटल होता है और टेस्टलेस होता है और ओडोरलेस भी होता है, और एक तरीके से क्या है आपका नॉन मेटल का फॉर्म है इसका। फिर सल्फर क्या करता है आपका, सल्फर इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग बाय फॉसिल फ्यूल। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तब आपका क्या सल्फर रिलीज होता है। जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है जब भी आपका क्या कहते हैं, क्या सल्फर रिलीज होता है। और डिकम्पोजिशन होता है जब हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, तब भी हमारे क्या रिलीज होता है, सल्फर।
तो सल्फर के जो साइकिल्स क्या है उसके प्रोसेस यहाँ पे मैंने नीचे लिखवा रखे हैं किस तरीके से क्या है। तो पहला जिसमें प्रोसेस है, जो पहला स्टेप है उसमें है कि द सल्फर इज रिलीज्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो सल्फर है पहले किससे रिलीज होता है आपका, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि जब पत्थर वत्थर या क्या उसको तोड़ते हैं तो वहां से नहीं मिलता है। फिर सल्फर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फेट। जब आपका जो सल्फर होता है वो जो आपके एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सल्फेट में। फिर क्या होता है कि सल्फेट्स आर टेकन अप बाय प्लांट्स एंड माइक्रोब्स एंड आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। फिर वही सल्फर क्या होता है, जब उससे किसी भी प्लांट्स या माइक्रोब्स के थ्रू इनटेक किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक फॉर्म में फिर आपका क्या होता है, द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज देन कंज्यूम्ड बाय द एनिमल थ्रू देयर फूड एंड द सल्फर मूव्स इन द फूड चेन। तो वही क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में जो आपका सल्फर कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो प्लांट्स प्लांट्स के उसमें ही जाता है, क्योंकि कन्वर्ट होने के बाद क्योंकि प्लांट ही कंज्यूम करता है उसे। तो बाद में जो प्लांट फूड बनाता है उस फूड को कन्वर्ट कौन करता है, कौन खाता है, हमारा एनिमल। तो एनिमल जब लेगा तो वो एनिमल के थ्रू एक तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा एनिमल जो है किसका पार्ट है, हमारा फूड का, फूड चेन का पार्ट है। तो हमारा जो सल्फर है धीरे धीरे किसमें वो घुस जाएगा, हमारे फूड चेन के अंदर घुस जाएगा। फिर है आपका व्हेन द एनिमल डाइज सम ऑफ द सल्फर इज रिलीज्ड बाय डिकम्पोजिशन व्हाइल सम एंटर द इशूज ऑफ माइक्रोब्स। जब हमारे क्या कहते हैं, वही एनिमल जिसने भी क्या कहते हैं कंज्यूम कर रखा था सल्फर, जब वो मर जाता है तो क्या होता है, वो तो या तो डिकम्पोजिशन डिकम्पोज होके क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा दोबारा नेचर में। और कुछ जो होता है उसके माइक्रोब्स के टिश्यूज के अंदर ही घुसे रह जाते हैं। देयर आर सेवरल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वॉल्केनिक इरप्शन, evaporation of water and breakdown of organic matter in swamps that releases sulfur directly into the atmosphere। तो यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं वो प्रोसेस या जो भी आपके नेचर में होने वाले अपने आप जो भी क्या कहते हैं प्रोसेस होते हैं जो रिलीज करते हैं आपके सल्फर को, ये बताए गए, जो जिसमें से पहला क्या आपका वॉल्केनिक इरप्शन, फिर है आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो भी समुद्र के पानी वगैरह होते हैं, पौंड वगैरह का जो इवेपोरेट होते हैं, उस प्रोसेस में भी आपका रिलीज क्या होता है, सल्फर। फिर है आपका ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इन स्वाम्स। ये भी आपका क्या डायरेक्टली रिलीज कर देता है किसको, सल्फर को आपके एटमोस्फेयर में। द सल्फर फॉल्स ऑन अर्थ विथ रेन। जब बारिश होती है तो उसके साथ भी आपके अर्थ में क्या सल्फर कोई गिरता है, यानी कि वाटर के उसमें भी आपका सल्फर गिरता है नीचे। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या इंपॉर्टेंस, यानी कि जो आपकी लाइफ साइकिल जो साइकिल है आपकी सल्फर की, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपकी अर्थ के लिए और आपकी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसके जो है पांच कुछ पॉइंट्स लिखवा रखे हैं। तो द सल्फर साइकिल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स मूव सल्फर थ्रू नेचर। सबसे पहला तो यही है कि कहते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्यों है, कि पूरे सल्फर साइकिल है जो कि सल्फर आपकी जो प्रेजेंट है नेचर के अंदर उसको मूव कराता है पूरे के पूरे आपके एटमोस्फेयर और नेचर के अंदर। इन द एयर सोयल वाटर प्लांट्स एनिमल एंड रॉक्स सल्फर इज अ वाइटल एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। सल्फर हमारा एक तरीके से देखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जिसमें से पहला क्या आपका इसेंशियल फॉर लाइफ। तो पहला क्या है कि इसेंशियल है हमारे किसके लिए, लाइफ के लिए। किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है, तो हमारी सल्फर जो हमें हेल्प करता है किसी चीज में प्रोटीन को और विटामिन या जितने भी आपके प्रोटीन्स विटामिन या मिनरल जो होते हैं उनको ही हमें क्या कहते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर फॉर्म करने में हेल्प करता है, यानी कि जरूरत पड़ती है हमें किसकी, सल्फर की, इन सब चीजों को बनाने में। फिर आपका किसका हेल्प्स प्लांट ग्रो, यानी कि आपको किस पेड़ों को ग्रो करने में ही आपको हेल्प करता है। फिर आपका तीसरा क्या, इम्प्रूव सोयल हेल्थ, यानी कि हमारी मिट्टी की हेल्थ मतलब जो भी है फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। क्लीन द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करता है, जो भी आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो भी आपके नेचर में प्रेजेंट होते हैं उनको वो रिमूव करता है किसके थ्रू, एयर्स के अंदर से। कनेक्ट एयर वाटर लैंड एंड लाइफ, ये क्या करता है, हमें सबसे मेन इसका जो काम है वो कनेक्ट करता है हमारे जितने भी यहाँ पे नेचर्स के जो थ्री इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपका हो गया, पहले तो क्या है एयर, फिर हो गया आपका वाटर, और लास्ट आपका लैंड। इन सब चीजों को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है आपस में। इन सब चीजों का सबसे बड़ा हेल्प इसका यही सल्फर का, कि इन सब सारी चीजों का आपको हेल्प करने में मदद करता है सल्फर। तो आपका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी अभी मैंने आपको कराया ऊपर 7 मार्क्स के अंदर 2022-23 में आया था। तो ये था आपका क्वेश्चन इस तरीके से कि व्हाट इज मटेरियल साइकिल, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम डिस्क्राइब द कार्बन साइकिल। पहले तो आपको बताना था कि मटेरियल साइकिल होता क्या है, जो कि आपको मैंने अभी समझा दिया। और फिर ये बताना था कि आपको कार्बन साइकिल क्या होता है, तो कार्बन साइकिल आपको अभी मैंने बता दिया। तो आप इसका एक अच्छा सा डायग्राम के साथ इसको समझा के आएंगे पेपर में, तो आपको कितने 7 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। फिर आपका क्या नेक्स्ट टॉपिक है, क्या आपका एनर्जी रिसोर्सिस। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज आपका वो रिसोर्स मतलब सोर्स होता है जहां से आपको क्या कहते हैं वो एनर्जी मिलती है जो कि आपको हेल्प करता है क्या करने में, काम करने में, आपकी मशीन्स को रन करने में, आपकी
मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एनर्जी रिसोर्सेज वो है जो कि आपकी डेली लाइफ में हेल्पफुल होती है, आपके डेली वर्क को डेली वर्क को करने में आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो क्या कहते हैं, मैंने डेफिनेशन इसकी लिखा रखी है कि एनर्जी रिसोर्सेज आर सोर्सेज वेयर वी गेट एनर्जी टू डू वर्क। तो एनर्जी रिसोर्सेज वो सोर्सेज है जहां से हमें क्या एनर्जी मिलती है हमें काम करने के लिए, लाइक रनिंग कार, कुकिंग, लाइटिंग एंड होम्स, रनिंग फैक्ट्रीज। तो इसको जो आपके जो एनर्जी के रिसोर्सेज है, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है, मतलब हमने नहीं, इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका क्या, कन्वेंशनल यानी कि नॉन रिन्यूएबल। फिर है दूसरा नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसके मैंने ये जो फ्लो चार्ट है ना मैंने बना रखा है, इसे आप देख लो एक अच्छे से एक बार, इससे आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे। एक तो फैन का नया नया यूज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो इसमें जो एनर्जी का रिसोर्सेज है किस तरीके से डिवाइडेड है, पहला है क्या, ये कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। फिर उसके बाद है किसका, नॉन कन्वेंशनल। फिर है आपका कन्वेंशनल किस में जा रहा है, कॉमर्शियल। और फिर ये जा रहा है नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में आपका क्या आ गया, कोल आ गए, पेट्रोलियम आ गए, और क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आ गया आपका नॉन कॉमर्शियल में फायरवुड, स्ट्रॉ और ड्राई डंग्स। इसमें जितने भी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो गए आपके, सारे बायो एनर्जी हो गए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जितने भी आपके नेचर में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस है उससे मिलने वाली सारी एनर्जी किसमें आ गया, आपके नॉन कन्वेंशनल में। तो आई होप आपको ये चार्ट एकदम अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये आप चार्ट माइंड में रख लोगे तो आपको आधे से ज्यादा जो एनर्जी रिसोर्सेज रिलेटेड है सारे आपको यही याद हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो पहला जो आपका टॉपिक है इसका टाइप्स में, वो है आपका क्या, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल या ओल्ड। इसका एक क्या कहते हैं, कन्वेंशनल में क्या होता है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी अपार्ट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो आपका जो ये कन्वेंशनल सोर्सेज होता है एनर्जी का, एक तरीके से देखा जाए तो आपके जो नेचर में है ना, ये लिमिटेड फॉर्म में क्या कहते हैं आपको अवेलेबल है, यानी कि इसको आप एकदम ये नहीं कह सकते कि तुरंत ही जब हम यूज करें और तुरंत ही बार में हमारे ये रीजनरेट हो जाएगा, नहीं। इसको जनरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें को इसको इस तरीके से यूज करना है कि क्या कहते हैं ये जल्दी से जल्दी खत्म ना हो। और इसका दूसरा नाम क्या है आपका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये हमारे जो नेचर, बस इतना माइंड में याद रखना कि जो आपका जो कन्वेंशनल रहेगा वो आपके किसमें प्रोवाइड है, ये लिमिटेड फॉर्म में आपके प्रोवाइड है, किसमें, नेचर में। इसके जो है दो टाइप होते हैं आपके, एक होता है आपका कमर्शियल, एक होता है आपका नॉन कमर्शियल। तो कमर्शियल में आपके जितने भी क्या आते हैं ना, कोल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम आ गए, ये सारे के सारे आपके किसमें आएगा, कमर्शियल एनर्जी। सिंस द कंज्यूमर नीड टू पे इट्स प्राइस टू बाय देम। इसके लिए क्या रहता है कमर्शियल में, कमर्शियल में वो एनर्जी जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा पैसे वगैरह, वो आपकी सारी कमर्शियल एनर्जी में आएगा। और नॉन कमर्शियल वो रहेगा जो आपको फ्रीली अवेलेबल है नेचर्स के थ्रू। यानी कि जैसे इसमें एग्जांपल्स कुछ हो गए, स्ट्रॉ हो गए, ड्राई डंक्स हो गए और फायरवुड हो गए, तो आपको क्या, फ्री में आपके नेचर्स के थ्रू आपको मिल जाते हैं। फिर है आपका क्या, एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो एग्जांपल है इसका पहला क्या, कोल है। फिर है दूसरा क्या, पेट्रोलियम। फिर है आपका नेचुरल गैस। फिर है आपका क्या, फायरवुड। तो कोल में क्या, आपको कोल से पता है कि क्या यूज करा जाता है इसके लिए, किस लिए, थर्मल पावर प्लांट में और होम्स में। प्रोड्यूस करता है क्या, स्मोक करता है और पॉल्यूशन इसका ये है कि एक तरीके से बैड वो है इसका डिसएडवांटेज। पेट्रोलियम में क्या है, इसका यूज किया जाता है किसके, व्हीकल के अंदर और मशीन्स के अंदर। और इसका क्या है डिसएडवांटेज, नॉन रिन्यूएबल है, कॉज एयर पॉल्यूशन। फिर क्या है तीसरा, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है, इसका एलपीजी के फॉर्म में सबसे ज्यादा यूज होता है अभी इंडिया के अंदर देखा जाए तो, जिससे आप खाना वगैरह बनाते हैं। और इसका क्या है सबसे ज्यादा क्या, बर्न क्लियर देन कोल और ऑयल बट स्टिल नॉन रिन्यूएबल। क्लियर तो है, इसका मतलब कि ये है कि इसके पॉल्यूशन बहुत कम होता है, इससे पॉल्यूशन निकलता ही नहीं है ज्यादा। तो सेफ तो है, बट ये है कि बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा, नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है तो ये भी धीरे धीरे क्या है, खत्म हो जाएगा। फिर आपके क्या, फायरवुड यानी कि वुड, लकड़ियां। तो ये क्या होता है, ज्यादातर रूरल एरियाज में देखा होगा आपने कि जो अभी भी गाँव के साइड में देखा होगा कि लोग जो है लकड़ियों से खाना बनाते हैं। तो वहाँ ज्यादा यूज होता है, ये ज्यादा डिफॉरेस्टेशन और स्मोक, यानी कि पेड़ ज्यादा काटे जाएंगे अगर आप ज्यादा लकड़ी का यूज करोगे। तो इसलिए इन सब चीजों से बच के रहो कि पेड़ आप ज्यादा से ज्यादा बचा सको। फिर है आपका क्या, फोर्थ पॉइंट है आपका क्या, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है, इसमें हम क्या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, किसका यूज करके, वाटर का। यानी कि वाटर का यूज करके जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करेंगे उसी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और जो पावर प्लांट इसको क्या कहते हैं, जनरेट करेगा उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये क्या रहता है आपका, रिन्यूएबल रहेगा, लेकिन जो इसमें ना डैम्स वगैरह का बनाने में इन्वायरमेंट वगैरह का एक तो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा आएगा। और ऊपर से लोगों को भी, लोगों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोगों का ज्यादातर देखा होगा जगह वगैरह छिन जाती है इन सब चीजों से। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्या कहता है, इसके जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है कन्वेंशनल एनर्जी के, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो इसमें एडवांटेज क्या आपका है कन्वेंशनल का, कि इजिली अवेलेबल हो जाता है नेचर के अंदर।
इफिशियंट एंड गुड इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन, यानी कि बहुत ज़्यादा ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और गुड इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन करता है आपका। लो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट, इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा ढूंढने ढूंढने में इसको इतना खर्चा नहीं आता है। बट डिसएडवांटेजेस भी इनके हैं क्या, टाइम कंज्यूमिंग कलेक्शन प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है इनको मतलब यूज़ करने के लिए, इनको बनाने के लिए। क्या करता है दूसरा, क्या है इसका डिसएडवांटेज, कि पॉल्यूट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को। फिर क्या तीसरा, डिस्ट्रॉय करता है हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को। फिर इनिशियल सेटअप जो है इसका बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। आई होप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर है आपका जो दूसरा क्या था आपका, नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी आपका क्या होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी आपका वो सोर्सेस होते हैं जो कि आपके नेचर के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, और इनका जो कि है अपने आप ही साइकिल चलते रहता है, यानी कि आप खत्म करोगे दोबारा बनेगा, खत्म करोगे दोबारा बनेगा। यानी इसका कोई भी जो लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड स्टॉक नहीं होता, ये आपका अनलिमिटेड फॉर्म में आपको नेचर में मिलता है। तो इसका जो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर आल्सो नॉन एज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, जिसका जो एग्जांपल है नॉन कन्वेंशनल का वो है आपका क्या, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी और टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या होता है आपका, तो सोलर एनर्जी वो होता है जो आपके सनलाइट के यूज करके जितनी भी सारी हम अपने डेली लाइफ को रन करने के लिए, मशीन वगैरह का यूज करने के लिए जो यूज करते हैं सनलाइट का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं सन का। खाना बनाने के लिए आजकल आपने देखा सन सनलाइट की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुकर वगैरह जो बने हैं उनका यूज करते हैं। तो यही है इसका एग्जांपल। अब विंड एनर्जी में क्या है, जो आपका देखा होगा अपनी विंड मिल वगैरह होते हैं जिनका हम यूज करके क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी उस जगह यूज होते हैं। टाइडल एनर्जी क्या होता है, तो टाइडल एनर्जी में होता है कि हम जो सीज यानी समुद्र की जो लहरें वगैरह होती हैं उनका यूज करते हैं, मतलब उनकी लहरों को हम एक जगह ट्रैप करते हैं, उस लहर को ट्रैप करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा मशीन होता है उसके टरबाइन पे गिराते हैं, जिससे क्या होता है टरबाइन घूमता है, वो टरबाइन घूमने के बाद हमारे क्या हेल्प करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है। फिर है आपका क्या, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के क्या एडवांटेजेस हैं कुछ, और डिसएडवांटेजेस है वो बता रखे हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, पहला अवेलेबल इन नेचर, मतलब बहुत इजीली नेचर में अवेलेबल हो जाता है। देखो सनलाइट तो गर्मी में तो भाई साहब बहुत ज्यादा मिल रहा है आप लोगों को। फिर क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, नेचर से फ्री में ले सकते हो। इन एग्जॉस्टिबल रहता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या, जल्दी खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ी मात्रा में आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं। लिटल पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन यानी कि थोड़ा बहुत इसमें क्या पॉल्यूशन होता है। लो जेस्टेशन पीरियड, यानी कि इसमें क्या है कि इनका जो रीजनरेशन पीरियड होता है ना, दोबारा रीजनरेट होने का बहुत ही कम रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ हार्नेसिंग एनर्जी, यानी इनकी एनर्जी को हार्नेस करने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपको जो इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम पैनल वगैरह जो बनते हैं बहुत ही ज्यादा वो कॉस्टली होते हैं, तो उसमें ये है कि इसीलिए आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि ज्यादातर आपका क्या क्लाइमेट वगैरह पे ये ज्यादा डिपेंड करते हैं, यानी कि जैसे कभी बारिश हो गया तो आपको सनलाइट नहीं मिलेगी। फिर डिफिकल्ट होता है क्या इसको, ट्रांसपोर्टिंग, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा ये आपको डिफिकल्टी आने आती है इससे। तो आई होप आपके इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके जो क्या कहते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके ज्यादा नहीं तो 2 मार्क्स में पक्का ही पूछे जाएंगे आपके, कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में डिफरेंस बताओ। तो कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है, तो वो एनर्जी जिसको क्या कहते हैं, पहले तो ये पॉइंट लिख देना, आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको पेपर में लिखने में बहुत इजी पड़े। तो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर आल्सो नॉन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका एक दूसरा नाम क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका क्या है आपका, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर है आपका क्या, दे फाइंड बोथ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। इसमें क्या रहता है कि आपका कमर्शियल पर्पस के लिए भी मिलता है और आपका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी मिलता है। इसमें क्या है, दे आर मेनली यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पस, ये ज्यादातर किसके लिए रहता है आपका, हाउस होल्ड पर्पस के लिए रहता है। दे कैन बी कंसिडर टू बी वन ऑफ द रीजन फॉर द कॉज ऑफ पॉल्यूशन। ये सबसे बड़ा मेन रीजन होता है आपका किसका, पॉल्यूशन के लिए। बट इसमें क्या है आपका, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ पॉल्यूशन, इससे आपका कोई भी पॉल्यूशन नहीं निकलता है। इसका जो एग्जांपल है आपका क्या, कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, यही दो आपके मेन इसके दो एग्जांपल है। इसमें क्या आपका सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास हो गया, ये सारे आपके एग्जांपल है किसके, नॉन कन्वेंशनल। तो पर्टिकुलर अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो जो समराइज वे में बताऊं, तो जो आपका कन्वेंशनल एनर्जी होता है एक तरीके से वो एनर्जी होता है जो कि आपके नेचर में लिमिटेड फॉर्म में होता है, और नॉन कन्वेंशनल वो होता है फिर जो आपके नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको अवेलेबल है, बट यही है कि उसका हार्नेसिंग प्राइस ज्यादा लगता है। आई होप आपको इसके डिफरेंस एक दूसरे में समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साइड, जो कि है आपका क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ, सॉरी,
नहीं, पहले इसके एक तो क्वेश्चन आया था जो आपके पूछा गया था, क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैंने आपको पढ़ाया, वो है आपका क्या, कि डिस्क्राइब वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपको 7 मार्क्स में पूछा गया था 2022-23 में। तो अभी मैंने आपको इसके डिफरेंस बता दिए कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का, और जितने भी आपके एनर्जी का रिसोर्सेज थे वो भी आपको मैंने अभी आपको समझा ही दिया। तो आप यह इजिली, आई होप आप एकदम आराम से करके आ जाएगा और आप इसमें 7 मार्क्स आराम से ले लोगे। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका क्या, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें जितने भी क्या कहते हैं रिसोर्सेज, यानी कि सोर्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जो फॉरेस्ट के थ्रू हमें मिलता है, वो सारी इसमें आते हैं हमारे क्या, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि लकड़ियां हो गई, फूड हो गए, मेडिसिन वगैरह हो गए, जितने भी क्लाइमेटिक बैलेंस वगैरह जो भी हेल्प करता है इकोसिस्टम वगैरह मेंटेन करने में, वो सारी आपकी किसमें आ गई, फॉरेस्ट रिसोर्सेज में। पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे होते क्या हैं। तो फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो हमारा फॉरेस्ट है, हमारा बहुत ही बड़ा एरिया जिसके अंदर क्या रहता है, हमारा ट्री है, प्लांट है, एनिमल और बर्ड्स है। तो दे आर आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड अस विथ वुड फॉर फ्यूल, फर्नीचर एंड पेपर। तो आपको पता है कि जो आपके जो फॉरेस्ट है आपका एक बहुत ही बड़ा नेचुरल रिजर्वर है, जो कि आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, लकड़ी प्रोवाइड करेगा। उन लकड़ियों का यूज करके आप क्या क्या बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो, पेपर्स बना सकते हो, फ्यूल्स वगैरह वहीं से हमें प्रोवाइड मिलेगा। और देखा जाए तो हमें क्या फूड मिलता है वहीं से, यानी कि प्लांट रहेंगे, प्लांट से एक तो है नहीं कि सिर्फ लकड़ी देने वाला प्लांट्स रहेगा, तो वहाँ पे फ्रूट्स भी मिलेंगे, वेजिटेबल्स भी मिलेंगे, और भी सारी चीजें मिलेंगी। और वहाँ पे जितने भी हर्ब्स रहेंगे यानी जड़ी बूटियां रहेंगी, वहां से हमें मिलेंगी। और जितने भी अगर वहाँ पे पेड़ है ज्यादा, तो हमारी क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वहाँ पे ज्यादा रहेगा, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट रहेगा बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहेगी। तो यही सारी चीजें हैं। और हमारा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मेन किस चीज में हेल्प करता है हमें, रेन में, यानी कि रेन को वो बुलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमारे जो लाइफ में है फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। फिर आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो इंडिया में फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है। जो फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कितने, जो लैंड में है ना, 30% जो इंडिया की है, उसके अंदर क्या कहता है, हमारा फॉरेस्ट अवेलेबल है। और ज्यादातर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट आर फाउंड अबाउट 30% ऑफ द अर्थ, इंडिया में नहीं पूरे अर्थ पे हमारे जो फॉरेस्ट है, 30% हमारे अर्थ के एरिया में क्या है, हमारा फॉरेस्ट है। सम कंट्रीज लाइक ब्राजील, इंडिया, कनाडा हैव लार्ज फॉरेस्ट। इन तीन जगहों पे ज्यादातर जो है, जो फॉरेस्ट की जो मात्रा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। इन इंडिया फॉरेस्ट कवर अराउंड 20 to 24% ऑफ द टोटल एरिया। इंडिया के अंदर कितना है हमारे, 20 से लेकर 24% तक जो लैंड एरिया हमारा कवर है किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नियर द क्वार्टर आर द मोस्ट डाइवर्स बट आर श्रिंकिंग फास्ट। अभी देखा जाए ना, अभी के टाइम पे जो जंगल्स हैं धीरे धीरे कमते जा रहे हैं, यानी कि पेड़ों को जो हम ज्यादा से ज्यादा काटते जा रहे हैं और बहुत ही कम यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। हम उन्हें देखा जाता है डिफोरेस्टेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। फिर है आपका क्या, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसको आप बोलते हैं फॉरेस्ट लॉस, यानी कि धीरे धीरे हमारे जो फॉरेस्ट है कैसे डिप्लीट हो रहे होते जा रहे हैं, यानी खत्म होते जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड मेनली बिकॉज ऑफ, तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन के मेनली कुछ रीजंस होते हैं। रीजंस क्या होते हैं, मेनली ज्यादातर देखा जाता है ह्यूमन बींग्स ही हैं जो सारे रीजंस क्रिएट करते हैं। पहला क्या आपका डिफोरेस्टेशन, यानी कि हम पेड़ों को काटते चले जाएंगे, पेड़ लगाएंगे नहीं, तो हमारा जंगल बचेगा कैसे, धीरे 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 क्या रहेगा हमारा, वो सारे के सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। नए नए इंडस्ट्री लगाने के लिए हम पेड़ काटते जा रहे हैं, कहीं घर बनाना हो तो हम क्या पेड़ काटते जा रहे हैं, सड़क निकालनी हो तो हम पेड़ काटते जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते जो आपके जंगल्स वगैरह हैं धीरे धीरे क्या खत्म होते चले जाएंगे। लॉगिंग, तो लॉगिंग में क्या होता है, जब हम एक ही साथ में जाते हैं जब जंगल में, और क्या कहते हैं बहुत सारे पेड़ लकड़ियां काट लेते हैं अपने यूज के लिए, यानी टिम्बर, यानी कि वही बर्तन वगैरह जो भी बनाते हैं इसके, पेपर्स बनाने के लिए और फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए, तो हम बहुत ज्यादा जितने हमें चाहिए होता है उससे भी ज्यादा एक्सेस फॉर्म में हम इसे काट लेते हैं। माइनिंग एंड डैम्स, खुदाई ज्यादा कर रहे हैं और डैम्स वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर कर देते हैं। फिर है आपका फॉरेस्ट फायर, अपने आप ही, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि जंगल में होता है ना, अपनी अपने आप ही आग लग जाती है, मतलब उमस बनती है, गर्मी बनती है, तो अपने आप ही नेचुरली अकर हो जाता है, आग लग जाता है। या तो कभी कभी मान लो कैंपिंग वगैरह के लिए लोग गए, गलती से बाई चांस उनकी कुछ हुई मिस्टेक्स वगैरह से, पूरे के पूरे जंगल में आग लगे, तो उससे भी आपके पूरे फॉरेस्ट को क्या क्या डिस्ट्रक्शन मिल सकता है। फिर आपका क्या, क्लाइमेट चेंज, जब टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता है तो उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो जो आपका जो ग्रोथ रहेगा पेड़ का वो धीरे धीरे कम जाएगा। तो आई होप आपको इसका समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साइड, जो कि आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिप्लेशन और सोसाइटी।
इस वाले टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे किस तरीके जो इन्वायरमेंटल का इम्पैक्ट है वो पड़ता है सोसाइटी के अंदर जब हमारे फॉरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे सोसाइटी पे। तो पहला क्या हमारा क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि जो आपका फॉरेस्ट है वो हेल्प करता है किसमें, रेन वगैरह लाने में। अगर आपका जो फॉरेस्ट ही कमते चले जाएंगे तो क्या होगा, रेन नहीं होएगा। और जब फॉरेस्ट जाएंगे तो पेड़ जाएंगे, पेड़ जाएंगे तो आपका क्या रहेगा, जो O2 की जो आपकी मात्रा रहेगी नेचर के अंदर, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर, वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपका जो ऑक्सीजन रहेगा उससे क्या कहते हैं बहुत कमेगा, जिससे आपका क्या, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। फिर है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, टाइगर्स हो गए, बर्ड्स, लॉसेस देयर होम्स, रिस्क ऑफ एक्सटिंग एक्सटिंक्शन। यानी कि अगर आप पेड़ काटोगे तो जानवरों को ज्यादातर रहने का कहाँ पे होता है, पेड़ों पे ही होता है। तो धीरे धीरे क्या रहेंगे, वो भी विलुप्त होते चले जाएंगे, वो भी मरते चले जाएंगे। सोयल एरिजन एंड फ्लड। जो आपका पेड़ होता है ना या फॉरेस्ट होता है, एक तरीके से क्या करता है, मिट्टी को बांध के रखने का काम करता है। यानी कि जो उनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक अपने पास ही होल्ड करके रखते हैं। बट आप पेड़ ही हटा दोगे तो धीरे धीरे वो मिट्टी क्या रहेगी, उसकी होल्ड से छूटते चली जाएगी। यानी कि सोयल अपने आप ही हट जाएगा, मतलब अरेंज हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चला जाएगा। उनकी फर्टिलिटी जो रहती है ना, फर्टाइल सोयल होता है ना, कि किसी किसी एरिया का फर्टाइल होता है, तो वो जो सोयल होते हैं हवा के उसके हो मतलब हेल्प से वो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। ज्यादातर लैंडस्लाइड और फ्लड्स आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे। वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन, इससे क्या रहेगा आपका कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब होएगा। क्योंकि जो आपका फॉरेस्ट रहता है, क्या हेल्प करता है आपका फॉरेस्ट, रेन रेनफॉल में ज्यादा मदद करता है। यानी कि बारिश वगैरह लाने में आपके जो ये फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप पेड़ काटते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या है, आपका रेन का जो सिस्टम है या क्लाइमेटिक चेंज है वो भी बदलते जाएगा। तो इसलिए कि पेड़ इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा आपको रेनफॉल में। नहीं तो फिर क्या रहेगा, सूखा पड़ जाएगा और फिर आपको पानी की कमी होने लगेगी। फिर है आपका क्या, इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज। तो आपने देखा होगा कि जंगल में अभी भी लोग रहते हैं शेल्टर वगैरह बना के, तो इनके क्या कहते हैं रहने के उस पे भी बहुत ज्यादा थ्रेट यानी कि खतरा उसमें आ जाता है। फिर है आपका इकोनॉमिक लॉस। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट को क्या कहते हैं घटाओगे, मतलब कम करोगे, तो आपको जो भी वहां से फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं वो कम जाएंगी। फिर मेडिकल जो भी आपके हर्ब्स वगैरह मिलते हैं आपको वहां से, जड़ी बूटी वगैरह, वो मिलना बंद हो जाएंगे। टूरिज्म इनकम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी बाहर से आते क्या है, टूरिज्म में ज्यादातर देखा होगा आपके लोग इन्वायरमेंट को देखने ज्यादा आते हैं, यानी कि जंगल वगैरह जिसमें, तो वहां से ज्यादा जो इनकम का सोर्स होता है वो आपका कम से चला जाएगा। व्हाट कैन बी डन, तो हमें इन सब चीजों को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अफॉरेस्टेशन, पहला तो क्या क्या, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। फिर आपका दूसरा क्या, सस्टेनेबल लॉगिंग। सस्टेनेबल लॉगिंग में मतलब ये है कि आप उसे रिस्पॉन्सिबली पेड़ों को काटें, मतलब इस तरीके से काटेंगे, आप तो अपने लिए यूज कर ही रहे हैं, बट क्या है कि आपके आने वाले फ्यूचर में भी वो पेड़ आपके लिए बचे रहे। और अलग, अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो उसके बदले आप दो पेड़ लगाएं। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। फिर आपके रिड्यूसिंग पेपर वुड वेस्ट, यानी कि पेपर और लकड़ियों का उतना यूज करें जितना आपके यूज के लिए चाहिए, मतलब जितना आपको जरूरी है। उसको उससे एक्सेस में यूज करेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा नुकसान रहेगा। अवेयरनेस, यानी कि लोगों को एजुकेट करो, पढ़ाओ कि जो आपकी इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा है, तो उसको आप बचा के रखो। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो क्या कहता है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चन ये था कि मतलब ये आपको 2022-23 में पूछा गया था, 7 मार्क्स में था ये। यहाँ पे 7 लिखना भूल गया, ये 7 मार्क्स में था। तो ये था कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, enumerate and discuss the various causes and effects of deforestation on environment, how can they be controlled। ये पूछ रहा था कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है और किस तरीके से क्या कहता है वो कॉज करता है और इफेक्ट करता है आपका डिफोरेस्टेशन आपके इन्वायरमेंट पे। ये किस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिफोरेस्टेशन क्या होता है, आपका पेड़ों को काटना, वो कहलाता है आपका डिफोरेस्टेशन। अगर आप ज्यादा पेड़ काटोगे तो आपको वही जो जो कॉज बताया कि फॉरेस्ट का काटेंगे तो वो रहेगा यही। अगर आपको सारी वीडियो, अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।